हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन. Welcome back to your SST class. Now in today's class we are going to study our social and political life, very first chapter, and the title of the chapter is the government, right? So बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो होती क्या है. So the government is one of the most important elementary of a country which represent the will of the country, implements it and runs the administration of the country. So बच्चों, जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए. और ये क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है विल ऑफ द कंट्री को एंड इम्प्लीमेंट करती है एंड रन भी करती है किसी भी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज. सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें गवर्नमेंट की तो आपको हर एक कंट्री में अलग देखने को मिलेगा. Some authors such as J.W. Garner defines the government as follows. तो बच्चों, जो यहाँ पे ऑथर हैं जिसमें से एक ऑथर थे J.W. गार्नर, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है गवर्नमेंट को. और उन्होंने कहा है government may be defined as the agency or machinery through which common policies are determined and by the common affairs are regulated and common interests are promoted. तो बच्चों, गवर्नमेंट को उन्होंने डिफाइन किया है कि गवर्नमेंट एक एजेंसी है या फिर एक मशीनरी है जिसके थ्रू जितने भी कॉमन पॉलिसीज होती हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं एंड बाय विच जितने भी कॉमन अफेयर्स होते हैं उनको रेगुलेट किए जाते हैं और जो भी कॉमन हमारे इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रमोट किए जाते हैं. Now, the forms of government refer to the institutions and the working of those institutions. So बच्चों, जो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, हम उसको रेफर करते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन है या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्किंग ऑफ दोस इंस्टीट्यूशंस वही हमारा गवर्नमेंट होता है. इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग इज अफेक्टेड बाय द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स. अगर हम इंस्टीट्यूशंस देखते हैं गवर्नमेंट की तो वो काम करते हैं एंड इट इज अफेक्टेड बाय द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल. व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब भी हम क्या करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये एम्फेसिस हम करते हैं किस पे, कि हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स को, उनकी पावर्स को एंड उनके फंक्शंस को. कमिंग टू मॉडर्न स्टेट्स आर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ स्कोप. अगर हम मॉडर्न स्टेट की बात करें तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ द स्कोप ऑफ देयर एक्टिविटीज एज वेल एज उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रक्चर को लेके या फिर जो वर्किंग है गवर्नमेंट का उन सारी चीजों को लेके. द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैज ऑल्सो बीन वाइडेंड. जो उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो भी काफी ज्यादा वाइडेंड हो चुका है. While some of these are restricted to the ways in which the government is organized, others are wider to include processes as well, right? Different criteria are used for classifying governments. किसी भी गवर्नमेंट को क्लासिफाई करने के लिए हमने क्राइटेरियाज यहाँ पे सेट किए हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज को यूज किया जाता है गवर्नमेंट को क्लासिफाई करने के लिए. जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके आइडियोलॉजीज क्या है और उनकी पॉलिसीज क्या होने वाली है. नाउ कमिंग टू नीड फॉर गवर्नमेंट. अब हम देखेंगे कि हमें इस गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है. सो एज फूड इज नेसेसरी टू लिव, जैसे खाने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, वैसे ही जो गवर्नमेंट होती है बच्चों वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है हमारे लोगों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए. विदाउट अ गवर्नमेंट द पॉपुलेशन वुड बी लाइक अ डिसऑर्गेनाइज्ड मास. अगर कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती तो पॉपुलेशन भी कैसी होती बच्चों, एक डिसऑर्गेनाइज्ड मास की तरह होती एंड नो मीन्स ऑफ कलेक्टिव एक्शंस. और हमें एक साथ कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलता. इट इज नीडेड एंड हैज रीजंस टू एग्जिस्ट. अब बच्चों, गवर्नमेंट की जरूरत थी एंड इनके कुछ रीजंस भी है कि क्यों गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और क्योंकि क्या करती है, परफॉर्म करती है आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को. सो अ गवर्नमेंट्स ड्यूटी यूजुअली इंक्लूड पासिंग लॉज and making sure that they are obeyed, defended the country, looking after essential services such as health and relationship with the other countries. तो बच्चों, जो गवर्नमेंट होती है उनकी जो ड्यूटीज होती है उसमें यूजुअली क्या इंक्लूड होता है, किसी भी लॉ को पास करना एंड मेक श्योर करना कि जो भी लॉज है, जो भी रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो ओबे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ये चेक करना, डिफेंड करना कंट्री को एंड जितनी भी असेंशियल सर्विसेज होती हैं, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो अदर कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स हो, इन सारी चीजों को मेंटेन करने का काम गवर्नमेंट का होता है.
जो टास्क होते हैं गवर्नमेंट के, हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है 3 ग्रुप्स के अंदर, एंड दीज आर आल्सो नोन एज द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सो बच्चों, ये जो हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो द फर्स्ट वन इज योर लेजिस्लेचर। सो बच्चों, सेकेंड वन इज योर एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज द जुडिशरी। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है बच्चों? लेजिस्लेचर पास करता है आपके लॉज को। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने पास किए हैं, बनाए हैं, उन लॉज को हम क्या बोले, एक्शन में लाना या फिर इफेक्ट में लाने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। फिर आता है आपके पास जुडिशरी। बच्चों, जुडिशरी क्या करता है? ये मेक श्योर करता है कि जितने भी लॉज है वो इन्फोर्स्ड हो रहे हैं प्रॉपरली या फिर नहीं। All the organs of government should try to establish a society or proper atmosphere where all-round development of all the individuals is possible. बच्चों, जो भी हमारे ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो ट्राई करते हैं कि वो एक ऐसे सोसाइटी को एस्टैब्लिश करें या फिर एक ऐसे प्रॉपर एटमोस्फेयर को बनाए जहां पे कोई भी इंडिविजुअल हो, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। नाउ यहाँ पे आपको मेजर फंक्शंस भी गिवन है गवर्नमेंट के, जिसको हम वन बाय वन पढ़ने वाले। So the following are the major functions of the government. The first one is protection of life and property. Life को protect करना और property को protect करना, ये government का काम होता है। Defense from foreign aggression, जो दूसरी कंट्रीज है जो कि हमारे लिए थोड़ा खतरा है या फिर अग्रेशन का रीजन है, उससे हमारी कंट्री को डिफेंस करने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जितने भी लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और लॉज किसने बनाए थे? लॉज को पास किसने किया था? लेजिस्लेचर ने किया था, राइट। उन सारे लॉज को मेंटेन करने का काम, ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, और क्या करने का काम? एस्टैब्लिश करने का काम। और क्या? डिप्लोमेटिक जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं अदर कंट्री के साथ, उन सभी को करने का काम भी किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है बच्चों? जुडिशरी सिस्टम भी है, राइट। ये करने का काम भी किसका होता है? गवर्नमेंट का ही होता है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा जगह पे स्प्रेड करने का काम गवर्नमेंट का होता है। सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये भी गवर्नमेंट का ही फंक्शन है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, विच मीन्स कि जितनी भी गरीबी है उसको मिटाने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। और जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं उनको प्रोवाइड करवाने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। ब्रिंगिंग अबाउट मोरल एंड सोशल रिफॉर्म्स, जितने भी हमारे मोरल एंड सोशल रिफॉर्म्स होते हैं उनको लाने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपके ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारे काम करने का किसका जिम्मा होता है बच्चों? ये गवर्नमेंट का काम होता है। नाउ कमिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बच्चों, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड है लार्जली ऑन दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। नाउ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बच्चों, उसको ऑफिशियली हम किस नाम से जानते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, राइट। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हमारे भारत के संविधान ने इसी यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया था। एंड ये हमारी गवर्निंग अथॉरिटी होती है ऑफ अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। कलेक्टिवली हम इनको क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नाउ अगर हम ऑफिस की बात करें तो ये कहाँ पर है बच्चों? ये न्यू दिल्ली में है, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नाउ द गवर्नमेंट कंप्राइजेस 3 ब्रांचेस। हमारा जो गवर्नमेंट है बच्चों, यहाँ पे आपको 3 ब्रांचेस देखने को मिलती है। द फर्स्ट वन इज योर एग्जीक्यूटिव, द सेकंड वन इज योर लेजिस्लेटिव एंड द थर्ड वन इज योर जुडिशरी, जैसे कि मैंने आपको बताया। बच्चों, जो आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, इसको हेड करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। एंड ही और शी इज द हेड ऑफ द स्टेट, और जो भी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं एंड एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने पावर को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड डायरेक्टली भी कर सकते हैं किसके थ्रू? ऑफिसर्स वर्किंग इन वेरियस ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आता है बच्चों लेजिस्लेटिव ब्रांच। अब बच्चों, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होता है या फिर जो पार्लियामेंट होता है, यहाँ पे आपको हाउसेस देखने को मिलते हैं। तो आपको अपर हाउस देखने को मिलेगा और लोअर हाउस देखने को मिलेगा। बच्चों, जो लोअर हाउस होते हैं, जिसको हम लोकसभा भी बोलते हैं, तो उसमें आपको डायरेक्टली इलेक्टेड 545 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। एंड लोकसभा का मतलब क्या है? हाउस ऑफ पीपल, राइट।
एंड जो आपका अपर हाउस होता है वहां पे आपको 250 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ द राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या है बच्चों? राज्यसभा आपका अपर हाउस होता है। सो आपको याद रखना है, लोकसभा आपका लोअर हाउस है एंड राज्यसभा आपका अपर हाउस है। जो आपका लोकसभा है वहां पे आपको 545 मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे आपको 250 मेंबर्स देखने को मिलते हैं और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राइट। नाउ एज वेल एज द प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट होता है बच्चों वो इंजॉय करता है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को। द प्रेसिडेंट एंजॉय ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। जो भी हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो इंजॉय करते हैं सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को एंड एक्सरसाइज भी करते हैं उनको डायरेक्टली और थ्रू दी ऑफिसर्स जो कि उनको सबऑर्डिनेट करते हैं। Now, the president is to act in accordance with the aid and advice tendered by the head of the government. So बच्चों जो भी हमारी प्रेसिडेंट होती है वो एक्ट करती है किसके अकॉर्डिंग? जो भी एड है, जो भी एडवाइस है, जो कि टेंडर किया गया है बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट विच मीन्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं। All the members of councils of ministers as well as the prime minister are the members of parliament. अगर हम क्या देखें, अगर हम सारे ही मेंबर को देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एज वेल एज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये सारे ही मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के। इफ दे आर नॉट, अगर वो नहीं होते हैं, दे मस्ट बी इलेक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो उनको इलेक्ट करना पड़ता है 6 महीनों के अंदर फ्रॉम द टाइम दे अज्यूम देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस। नाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा एंड इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। फिर आता है बच्चों जुडिशरी सिस्टम। सो जुडिशरी के पास अपना सुप्रीम कोर्ट होता है एट इट्स एपेक्स। यहाँ पे आपको 21 हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं। सो बच्चों जो जुडिशरी होती है वहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलते हैं एट इट्स एपेक्स। यहाँ पे आपको 21 हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे एंड न्यूमरस आपको सिविल, क्रिमिनल एंड फैमिली कोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। द बेसिक सिविल एंड क्रिमिनल लॉज गवर्निंग द सिटीजन ऑफ इंडिया आर सेट डाउन इन मेजर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। अब इसका नाम क्या है? जैसे कि आपका सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, राइट। नाउ द यूनियन एंड द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें कंसिस्ट होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। नाउ ये जो लीगल सिस्टम है एज एप्लीकेबल टू द फेडरल और द इंडिविजुअल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ये किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है इंग्लिश कॉमन एंड स्टैट्यूटरी लॉ के ऊपर। इंडिया एक्सेप्ट करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को विच मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशरी को विद द सेवरल रिजर्वेशंस। अगर हम देखें तो बाय द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो पंचायत राज सिस्टम है बच्चों उसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है फॉर द लोकल गवर्नेंस, राइट। नाउ कमिंग टू डिसीजन मेकिंग एंड द पार्टिसिपेशन। सो द गवर्नमेंट इज एन एजेंसी। गवर्नमेंट क्या है बच्चों? एक एजेंसी है जो कि लॉस को बनाती है और टू मेक कलेक्टिव डिसीजंस, और वो कलेक्टिवली डिसाइड भी करती है बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स। कलेक्टिव डिसीजंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच मीन्स कि अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रखना है तो उसके लिए हमें कलेक्टिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कलेक्टिव डिसीजंस का मतलब क्या है कि आफ्टर अ डिबेट और डिस्कशन जो भी डिसीजंस है वो लिए जाएंगे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स को देखते हुए, विच मीन्स कि मेजॉरिटी में कितने लोग उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कलेक्टिव डिसीजंस हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ओन। अगर हम कलेक्टिव डिसीजंस की बात करते हैं तो उसकी अपने में ही एक बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंस है इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट। नाउ ये जो डिसीजंस होते हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? सो देयर आर मेनी डाइवर्सिटीज इन आवर सोसाइटी इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में हमें ढेर सारे डाइवर्सिटीज देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी में एंड ऑलमोस्ट हमें सारे ही फील्ड्स में डाइवर्सिटीज देखने को मिलते हैं। इन सच केस यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि सम डिफरेंसेस अराइजेस हो सकते हैं बिटवीन different sections of the people, right? To avoid such clash of interest, अगर हमें इन सारे clash of interest को avoid करना है तो collective decision क्या है बच्चों? only solution है democratic government का। otherwise जो divided society होती है तो वहाँ पे जो nation है वो survive नहीं कर पाता in the modern world।
द सेकेंड वन इज कलेक्टिव डिसीजंस जो होते हैं वो शो करते हैं कंबाइंड विल को, विच मीन्स कि मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या चाह रहे हैं, राइट। सो हमें ये पता लग जाता है कि कंबाइंड विल ऑफ द नेशन क्या है, टू मार्च फॉरवर्ड। फिर जो कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं वो बैकबोन होते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज के, एंड अगर हम कलेक्टिव डिसीजंस को नहीं लेते हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इवन फॉर अ डे। Now coming to types of government, right? So there are main थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। हमारे पास मेन थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर डेमोक्रेसी, सेकेंड वन इज योर मोनार्की, एंड द थर्ड वन इज योर डिक्टेटरशिप। इन इंडिया अगर हम देखें, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वी हैव अडॉप्टेड। सो जो हमारा क्या है बच्चों, प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमें क्या पता लगता है कि कौन कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हमने अडॉप्ट किए थे। सो सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोवेरियन की। तो बच्चों ये जो वर्ड है आपका सोवेरियन, इसका मतलब होता है सुप्रीम या फिर इंडिपेंडेंट नेशन। नाउ इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवेरियन। सो जो हमारा भारत देश है वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो वो सोवेरियन है, विच मीन्स कि वो एक्सटर्नली फ्री है फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर, एंड इंटरनली इट हैज अ फ्री गवर्नमेंट विच इज directly elected by the people and makes laws that are governed by the people. तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या बना है, यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारा जो कंट्री है वो एक्सटर्नली और इंटरनली क्या है बच्चों, सोवेरियन है, विच मीन्स कि एक्सटर्नली फ्री है किससे, जितने भी फॉरेन पावर्स है उनसे फ्री है, और इंटरनली क्या है बच्चों, इंटरनली भी हमें फ्री गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे हम अपने नेता को खुद ही चुनते हैं। और हम कैसे चुनते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हम वोट देते हैं, एंड वोट्स के अकॉर्डिंग ही जो भी आपका इलेक्टेड मेंबर है वो चुना जाता है। द सेकेंड वन वी हैव इज सोशलिस्ट। तो बच्चों जो ये वर्ड है आपका सोशलिस्ट, इसको ऐड किया गया था प्रीएम्बल में बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये इम्प्लाई करता है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स, विच मीन्स कि जितने भी सिटीजन हैं हमारे इंडिया के, उनको सोशली एंड इकोनॉमिकली इक्वालिटी मिलनी चाहिए। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो कलर के बेसिस पे हो, चाहे क्रीड, सेक्स, रिलीजन या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे हो। ऑल द सिटीजन्स विल बी गिवन इक्वल सोशल स्टेटस। जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी को ही इक्वल सोशल स्टेटस दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, सो दैट की इकोनॉमिक एनहांसमेंट हमें देखने को मिले। जो टर्म है बच्चों सोशलिज्म हैज टाइटल टू डू विद द इकोनॉमिक सोशलिज्म एज प्रेवलेंट इन द कम्युनिस्ट कंट्रीज। ये इम्प्लाई करता है कल्चरल एंड ह्यूमनिस्टिक डेफिनेशन अलोन को। नाउ बच्चों जो इंडिया है उसने अडॉप्ट किया है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को, एंड द गवर्नमेंट हैज फार्म्ड मेनी लॉज टू अचीव द गोल ऑफ सोशलिज्म। सो हमारी जो गवर्नमेंट भी है उसने भी ढेर सारे ऐसे लॉज बनाए हैं ताकि जो सोशलिज्म का गोल है हम उसको अचीव कर पाए। जैसे कि अबॉलिशन है अनटचेबिलिटी का, जमींदारी एक्ट हमने पास किया है, इक्वल वेजेस एक्ट को हमने पास किया है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट को हमने पास किया है, सो दैट कि हमें सोशलिज्म देखने को मिले। The third one we have is secular. So बच्चों ये जो word है secular, it was also inserted into the preamble. इसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के preamble में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये इम्प्लाई करता है इक्वालिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स, मतलब कि जितने भी रिलीजन्स हैं वो सभी इक्वल है, एंड रिलीजियस टॉलरेंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। अगर हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया का कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, क्योंकि जो इंडिया है बच्चों वो एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रीच। हर एक पर्सन के पास राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रीच कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, और अपने रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकता है अपनी मर्जी से। द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजन। हमारी जो सरकार है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करती है और ना ही डिस्क्रिमिनेट करती है किसी भी रिलीजन को लेके। इट रीड्स ऑल द रिलीजन्स विद इक्वल रिस्पेक्ट, और यहाँ पे सारे रिलीजन की इक्वली रिस्पेक्ट की जाती हैं। ऑल द सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स वो इक्वल है बच्चों इन द आइज ऑफ लॉ, विच मीन्स कि हमारा जो लॉ है वो क्या बोलता है कि जितने भी लोग हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं वो सभी उनकी नजरों में इक्वल है।
No religious institutions is imparted in government or government aid schools. So कोई भी religious instructions impart नहीं किए गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट एड स्कूल्स हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो सेक्युलरिज्म है, इट डज नॉट मीन दैट वी शेल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। All that what a secular state means is that parliament shall not be compelled to impose any particular religion on the rest of the people. तो बच्चों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने ये कहा कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कंसिडर ना करें, लेकिन सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी कॉम्पिटेंट को इम्पोज ना करे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन पे एंड रेस्ट ऑफ द पीपल के। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम सेकुलरिज्म बोलते हैं, विच मीन्स कि हर एक इंसान को यहाँ पे अपने रिलीजन को फॉलो करने की क्या है बच्चों, यहाँ पे छूट दी गई है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी इंसान अपने मनपसंद रिलीजन को फॉलो भी कर सकता है, किसी को यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि इंडिया का कोई भी अपना एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। देन वी हैव डेमोक्रेटिक। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो उसको इलेक्ट किया जाता है डेमोक्रेटिकली। एलिजिबल जो वोटर्स होते हैं वो वोट करते हैं पोलिंग स्टेशन पे and in his or her constituency at which he or she is registered on presentation of the voter's identity card or the other suitable identification. So बच्चों, जो भी eligible voters होते हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर होती है, वो क्या करते हैं? वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, विच मीन्स कि वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है एज इंडिया के नागरिक, तो क्या करते हैं कि वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड के बेसिस पे वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं और वोट करते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स has simplified the process of voting and counting. So जब से हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज करना स्टार्ट किया है, उसकी वजह से हुआ क्या है कि जो भी वोटिंग का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है और बहुत ज्यादा इजी हो गया है वोटिंग करना एंड वोट को काउंट करना। 84 आउट ऑफ 545 सीट्स इन द लोकसभा वो रिजर्व्ड हैं बहुत सारे सोशल ग्रुप्स एंड ट्राइब्स के लिए, वाइल द लार्ज जो मेजॉरिटी है बच्चों वो ओपन होती है एंड अनरिस्ट्रिक्टेड भी हमें देखने को मिलती है। इन लोकल इलेक्शंस अगर हम देखें तो 33% ऐसी सीट्स है जो कि रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए, एंड देयर इज आल्सो अ प्रपोजल टू गिव आउट 33% सीट्स इन ऑल द इलेक्शंस टू द वुमेन कैंडिडेट। और बच्चों, ये भी प्रपोजल दिया गया है कि 33% जो सीट्स है उनको इलेक्शंस में देना पड़ेगा वुमेन कैंडिडेट्स को। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही रिस्पॉन्सिबल होती है कि एकदम फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। नाउ कमिंग टू रिपब्लिक। सो इन आवर कंट्री सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल। तो बच्चों, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम पावर्स है वो लोगों के हाथ में ही है, क्योंकि वो बहुत इजीली क्या कर सकते हैं? बाय वोटिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द रिपब्लिक बाय द इलेक्टोरल कॉलेज इनडायरेक्टली फ्रॉम अ टर्म ऑफ 5 years। तो वैसे ही अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो उनको भी इलेक्ट किया जाता है बाय द हेड ऑफ द रिपब्लिक बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, और इनको इनडायरेक्टली किया जाता है फॉर द टर्म ऑफ 5 years, राइट? नाउ कमिंग टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। So the government in our country work at 3 different levels। अगर जो हमारी गवर्नमेंट है कंट्री की वो काम तो करती है, लेकिन वो 3 अलग अलग लेवल्स पे काम करती है। The first one is your local level, the second one is your state level, and the third one is your central level। So बच्चों, लोकल लेवल में जो गवर्नमेंट होती है वो काम करती है विलेज में या फिर टाउन में, और उसी को हम क्या बोलते हैं? लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। द सेकेंड वन वी हैव इज स्टेट लेवल। तो बच्चों, ऐसी गवर्नमेंट जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है उसी को ही हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। एंड अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो एट नेशनल लेवल जो गवर्नमेंट होती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। नाउ कमिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया। सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ फ्रेज। आपने एक फ्रेज सुना होगा जो कि रिफर करता है इंडिया को एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। नाउ बच्चों, जो डेमोक्रेसी है इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो ये क्या है बच्चों? ये बेसिक प्रिंसिपल्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं। नाउ इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है,
क्यों? क्योंकि इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स है पूरे वर्ल्ड में, राइट, जो कि इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। It is not only the central or union government, but also the government at the state and local levels, which are elected by the people. अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया है यहाँ पे हमें लार्जेस्ट वोटर्स देखने को मिल रहे हैं, उसी की वजह से इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे जो वोटर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट्स है, वहां पे भी लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो, और आपकी ईयर क्या है बच्चों, 18 ईयर्स से ज्यादा है आपकी एज या फिर उससे अबव है, तो बच्चों अगर आप सिटीजन हो इंडिया के एंड आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से ज्यादा है, एंड अदरवाइज अगर आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो तो आप वोट कर सकते हो इलेक्शंस में। वन ऑफ द बोल्डेस्ट एंड जो मोस्ट करेजियस एक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो क्या होता है, एक्सेप्ट करना एंड अडॉप्ट करना प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज को फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये बच्चों बहुत ही बोल्ड एक्ट था ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्योंकि जो इंडिया है बच्चों, इंडिया वाज प्रीडोमिनेंटली इलिटरेट, क्योंकि अगर हम इंडिया को देखें तो पुराने टाइम पे क्या था, वो इलिटरेट हुआ करता था, पुअर हुआ करता था, ट्रेडिशनल कंट्री हुआ करता था, giving the illiterate, poor, traditional bound people the right to elect their own government was indeed a challenging task। और ऐसे इलिटरेट लोगों को, पुअर लोगों को या फिर ट्रेडिशन बाउंड लोगों को क्या देना, राइट देना, इलेक्ट करना अपनी गवर्नमेंट को, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हुआ करता था। एंड इंडिया एमर्ज भी हुआ एज अ ट्रू डेमोक्रेसी विच हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड 13 जनरल इलेक्शंस which is based on the universal adult franchisee। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं 13 जनरल इलेक्शंस को, किस पे बेस्ड थे, जो कि बेस्ड थे हमारे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज पे। The Constitution affirms that all the people of India are free and equal and have right to vote without any distinction of caste, creed, color, sex और place of birth। So बच्चों हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अफर्म करता है कि जितने भी लोग हैं इंडिया के वो फ्री है, वो इक्वल है, एंड उनके पास राइट है वोट करने का, एंड उनको किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, कलर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी वो बेस्ड है बच्चों वन पर्सन वन वोट, विच मीन्स कि जो एक पर्सन है वो सिर्फ एक ही वोट दे सकता है। ये इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंटेन रहे थ्रू आउट द कंट्री। नाउ कमिंग टू नीड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सो बच्चों ये जो हमारा फ्रेंचाइजी है ये इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी बने रहे, एंड इट इज इन हार्मनी विद द प्रिंसिपल ऑफ सोवेरेनिटी ऑफ द पीपल। थर्ड वन सेज द राइट टू वोट स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स। जब भी हम क्या करते हैं, लोगों को राइट देते हैं वोट करने का, तो उसकी वजह से जो लोगों का इंटरेस्ट है पब्लिक अफेयर्स में वो भी इंक्रीज हो जाता है। द राइट टू वोट इंक्रीज द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द वोटर्स। जब हम वोटर्स को राइट देते हैं कि आप वोट दे सकते हो, तो इससे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। एंड द राइट टू वोट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द माइनॉरिटीज टू सेफगार्ड देयर राइट्स। और जो भी राइट टू वोट है वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं माइनॉरिटी को, ताकि वो अपने राइट्स को सेफगार्ड कर पाए। नाउ कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, so the government derives their power and functions from the common source, that is the constitution। तो बच्चों जो भी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो डिराइव करती है अपने पावर्स को, अपने फंक्शंस को, और किससे करती है, एक कॉमन सोर्स से करती है, और वही सोर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सो the constitution is written document and is the form of contract where the units that decide to come together put forth terms on which such a union is acceptable to them। So बच्चों अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एंड ये एक फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट का, जहाँ पे जितने भी यूनिट्स होती हैं वो डिसाइड करती है कि वो साथ में काम करेंगी, एंड वो अपने टर्म्स को रखती है, एंड वो जो टर्म्स होते हैं वो यूनियन को एक्सेप्टेबल भी होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कंटेन होते हैं डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंटल फॉर्म्स, उनके रिस्पेक्टिव पावर्स एज वेल एज उनके पावर्स की क्या क्या लिमिट है, ये सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं। ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट वो काम करते हैं विद इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स कि जो भी उनको पावर दी गई है, जो भी उनके पावर की लिमिटेशंस है, उन्हीं के बेसिस पे जो हमारी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन होती है वो भी काम करती है। नाउ कमिंग टू टाइम टू रिकॉल, सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्टेट का।
हमारे पास मेन टाइप की गवर्नमेंट है जो कि है डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि जितने भी अडल्ट सिटीजन है उनके पास राइट है वोट करने का। इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी जो फोकस था बच्चों ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, वो बहुत ज्यादा क्या बन गया था, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट द वुमेन हैविंग द राइट टू वोट। इन अ डेमोक्रेसी हमारे पास थ्री मेन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारे पास थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, द फर्स्ट वन इज सेंट्रल, फिर स्टेट एंड द लास्ट वन इज योर लोकल। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।